जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आज हम एक ऑलराउंड क्विज को डिस्कस करेंगे। इस ऑलराउंड क्विज को बनाते समय पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी टीम ने ये कोशिश की है कि जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा सके। आपको ये क्विज़ कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस क्विज़ को यदि आपको उपयुक्त लगती है तो आगे भी कंटिन्यू रख सकें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उचितता के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, रेशनल नेगोशिएटर्स और ओरिजिनल पोजीशन। उपरोक्त में से कौन से कॉन्सेप्ट्स रॉल्स के न्याय सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपको मालूम होगा कि ये चारों ही कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस से। 1971 में उसने ये किताब लिखी थी और उसमें सामाजिक संविदा की पद्धति का प्रयोग करते हुए जस्टिस थियरी को दिया था, जो डिफरेंस पर आधारित है। इस पर कोई आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का सद्गुण न होकर व्यक्तिगत जीवन का सद्गुण है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। न्याय सभी के साथ समान व्यवहार करना है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। जॉन रॉल्स ये कहता है कि जिस प्रकार से सत्य चिंतन का सद्गुण है, प्रथम सद्गुण है, उसी प्रकार से न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, प्रथम वर्च्यू है। निम्नलिखित में से इनको सुमेलित कीजिए। एक व्यक्ति एक कार्य के रूप में न्याय, वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस और सोशल जस्टिस। तो इनको हम मिलाएंगे। एक व्यक्ति एक कार्य के रूप में न्याय को किसने वर्णित किया था? ये है प्लेटो से जुड़ा हुआ। आपको पता होगा प्लेटो ने कहा था कि अपनी जो आत्मा की प्रवृत्ति है उसके हिसाब से काम करना ही न्याय है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की पहली बार बात की थी एरिस्टोटल ने। जस्टिस एज फेयरनेस अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, और सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉन रॉल्स की पुस्तक थियरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन को प्रतीक माना गया। किसका प्रतीक माना गया? रेनेसां का, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का, राजनीतिक सिद्धांत के रिसर्जेंस यानी पुनरुत्थान का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने पुरानी वीडियोज में भी एक बार डिस्कस की है कि इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद एक डिबेट जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो गया है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, उस पर विराम लगा था और दोबारा से ये बात चर्चा में आई थी कि पॉलिटिकल थियरी का रिसर्जेंस होने लगा है। निम्नलिखित को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। भीष्म, कबीर, पंडिता रमाबाई और रॉबर्ट नोजिक। तो आपको पता है कि भीष्म महाभारत के एक पात्र हैं जो प्राचीन समय की बात है, कबीर मध्ययुगीन हैं, पंडिता रमाबाई आधुनिक युग की हैं यानी कि ये 19वीं 20वीं शताब्दी की हैं, और रॉबर्ट नोजिक ये बिल्कुल एकदम कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। 1974 की इनकी किताब है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, और ये पुलिस स्टेट के समर्थक हैं। एक तरीके से मिनिमल स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर राज्य को कम से कम काम सौंपे जाएं। स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, लिबर्टेरियन हैं। तो इनको चारों को यदि हम देखेंगे तो ये इसी क्रम में है, 1 2 3 4। तो इसको इसी क्रम में रखेंगे तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कंपटीशन चाहे पीजीटी का हो या तो रीट प्लस बी का हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी होते हैं पढ़ने में भी, हालांकि उतने डिफिकल्ट नहीं होते, इनको पूछने का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप भी जो अपना रीडिंग स्किल है, क्वेश्चन को रीड करते ही पता लग जाना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है। बहुत अधिक टाइम देना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग क्वेश्चन की रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए। थोड़ा क्वेश्चन को ग्रैब करना सीखिए। जैसे ही क्वेश्चन आपको देखे तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन की बाधाएं हैं? सही विकल्प चुनिए। तो आप जानेंगे क्षेत्रवाद, यह निश्चित रूप से एक बाधा है। भाषा एवं लिपि की समस्या भी एक बाधा बनी हुई है। संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, एक बाधा नहीं है। कम्युनलिज्म, ये भी एक बाधा है, सांप्रदायिक झगड़े होते रहते हैं भारत में। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये एक बाधा नहीं है। यानी कि 1 2 और 4 जिस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। फ्रांज फैनन, थर्ड वर्ल्ड, एंटोनियो ग्राम्सी, अलगाववाद यानी अलाइनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी,
डॉक्टर अंबेडकर, ग्रामीण गणराज्य गांधी। तो आपको मालूम हो कि इसमें ऑप्शन बी गलत मिला हुआ है, क्योंकि अलगाववाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। 1844 में उसकी किताब प्रकाशित हुई थी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसमें उसने इस सिद्धांत का वर्णन किया था और ये कहा था कि पूंजीवाद की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो व्यक्ति में अलगाव की भावना पैदा कर देती है, पहले अपने प्रोडक्ट से, फिर प्रकृति से, फिर अपने परिवार और समाज से, और फिर स्वयं से भी व्यक्ति अलगाव महसूस करने लगता है। एंटोनियो ग्राम्सी एक नव मार्क्सवादी कहे जा सकते हैं और ये हेजेमनी की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। ब्लैक स्किन वाइट मास्क पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क जो पुस्तक है इसको लिखा है फ्रांज फैनन ने। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, अक्सर पूछी जाती रहती है। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? थर्ड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी गुट के देश, साम्यवादी गुट के देश, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पूंजीवादी कंट्रीज़ हैं उनको हम पहली दुनिया कहते हैं। साम्यवादी जो गुट के देश हैं जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है, और इसीलिए इसको तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आज़ाद हुए उनको सामूहिक रूप से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। आमतौर पर एक तो ये कि ये इस समय आज़ाद हुए, दूसरा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और तीसरा ये ज़्यादातर इनमें से जो हैं वो नेम के साथ जुड़े हुए हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। यह वाक्य किस विचारक का है? तो यह वाक्य है मैकियावेली का, जो एक इटालियन विचारक है और वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी है। नैतिकता और राजनीति को अलग करने का श्रेय उसको दिया जाता है। सिंपोजियम, क्रेडो, मैनो, फेडो किस दार्शनिक की कृतियाँ हैं? तो आमतौर पर हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं कि रिपब्लिक है, लॉज है, लेकिन उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें ये सब भी शामिल हैं। तो ये प्लेटो की किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी टाइम की सीक्वेंस के हिसाब से। लॉज, द सिटी ऑफ गॉड, टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो लॉज प्लेटो की किताब है जो यूनान का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है और सुकरात का शिष्य है, अरस्तु का गुरु है। द सिटी ऑफ गॉड सेंट ऑगस्टाइन की किताब है जो मध्ययुगीन विचारक हैं। टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये जॉन लॉक की किताब है जो एक सामाजिक संवेदावादी विचारक है 16वीं-17वीं शताब्दी का। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है 1992 की। जो लोग फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में जानते हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं आपको मालूम हो कि फुकुयामा पे लगातार एक सवाल कम से कम पूछा जाता है। उन्होंने ये किताब लिखी थी, बेसिकली ये एक आर्टिकल था 1989 में प्रकाशित हुआ था दी नेशनल इंटरेस्ट नामक पत्रिका में। टाइटल था इसका दी एंड ऑफ हिस्ट्री। 1992 में ये एक किताब के फॉर्म में पब्लिश हुआ और इसका टाइटल हुआ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें बेसिकली फुकुयामा ने ये माना है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है, लिबरल डेमोक्रेसी है, उसके सामने बहुत सारे एक तरीके से उसके जो विरोधी विचार थे या तो उसको डिफीट करने के लिए जो विचार आए थे समय समय पे, उन सब से पार पाके लिबरल डेमोक्रेसी ने फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट का रूप ले लिया है। यानी कि ये मानव की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जितनी भी उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उन सबको पूरा करती है। इसलिए जो बेहतर शासन की सतत खोज चली आ रही थी वो अब रुक गई है और हम फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट के रूप में लिबरल डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। तो बेसिकली वो उदारवादी लोकतंत्र का विजय घोष मना रहा है 1992 में। फुकुयामा पे और कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। एंड ऑफ हिस्ट्री का उसका जो कंसेप्ट है उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आपको बहुत पसंद आएगा यदि देखेंगे तो ये इसी क्रम में हम इनको जमा देंगे 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस विकल्पों या तथ्यों को हीगल के साथ जोड़ा जा सकता है? सर्वो उपयुक्त विकल्प चुनिए। दी बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? द्वंद्वात्मक पद्धति, राज्य ईश्वर की पदयात्रा, मार्च ऑफ गॉड, राज्य एक संविदा से निर्मित मानवीय संस्था। तो आपको मालूम हो कि एक तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति का इस्तेमाल करता है
दूसरा, वो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा मानता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं मानता कि राज्य संविदा से निर्मित है और वो मानवीय संस्था है। ऊपर वाले विकल्प से आप देख ही पा रहे होंगे, इसलिए ऑप्शन डी ठीक होता है। ए एवं बी दोनों सही हैं। एरिस्टोटल को कहा जा सकता है उत्तर व्यवहारवादी, आदर्शवादी, कल्पनालोक के विचारक, मध्यम मार्ग का दार्शनिक, उपरोक्त सभी। तो उत्तर व्यवहारवाद का तो कंसेप्ट ही 1969 में आया था, इसलिए वो उत्तर व्यवहारवादी नहीं हो सकता। कल्पनालोक के विचारक भी नहीं है, उसको हम मध्यम मार्ग का दार्शनिक मानते हैं। वर ही अलाइव टुडे, प्लेटो हैव बीन द रेडेस्ट ऑफ रेड्स। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो साम्यवादियों से भी अधिक प्रबल साम्यवादी होते। यह वक्तव्य किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया था प्लेटो के बारे में मैक्सी ने। आपको मालूम हो कि प्लेटो भी साम्यवाद का समर्थक था। उसने दो प्रकार के साम्यवाद की बात की थी। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा स्त्रियों का, परिवार का या पत्नियों का साम्यवाद। अब वो बेसिकली रक्षक वर्ग है, उसको भ्रष्टाचार से और परिवार के मोह से मुक्त रखना चाहता था, इसलिए उसने इस प्रकार की व्यवस्था को दिया था। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्वात्मक पद्धति से नहीं जुड़ा हुआ है? तो डायलेक्ट्रिक मेथड का पहली बार इस्तेमाल किया था सोक्रात ने, फिर प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में, रूसो ने इसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। कार्ल मार्क्स भी इस पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाता है। साम्यवाद जैसा कि मार्क्सवाद का विचार है। क्या है साम्यवाद का मतलब? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट, समस्त संसाधनों का राज्यतंत्र द्वारा अधिग्रहण, वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी इज इक्वल टू कम्युनिज्म। उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी के लक्षणों की पहचान कर सही विकल्प चुनिए। यानी नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन से लक्षण लिबरल डेमोक्रेसी के हैं देखते हैं। स्वतंत्र एवं नियतकालिक चुनाव, ये जरूरी है। सीमित सरकार, ये भी बहुत जरूरी है। नागरिक अधिकारों की व्यवस्था भी जरूरी है। संस्थाओं में भ्रष्टाचार, ये कतई जरूरी नहीं है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का होना, ये जरूरी है। व्यक्ति पूजा, ये तो घातक ही है किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3 और 5 ये लिबरल डेमोक्रेसी के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई हैं? इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, गांधी बिफोर इंडिया, ये तीनों ही किताबें रामचंद्र गुहा की हैं। और जो इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू है, इनका पूरा नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया आफ्टर नेहरू, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इनको बहुत अच्छी किताबें हैं, कभी आपको फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिसमैच्ड है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी इविल, व्यक्तिवादी कहते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अननेसेसरी इविल, ये अराजकतावादी कहते हैं, ठीक है। राज्य ईश्वर का अवतरण है, ये आदर्शवादी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य विलुप्त हो जाएगा, विदर अवे हो जाएगा, लेनिन ने कहा, यही बात गलत है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। द स्टेट विल विदर अवे, राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जेएस मिल के अनुसार राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य का इंटरफेयर कहाँ हो सकता है? सेल्फ रिगार्डिंग वर्क्स में, अदर्स रिगार्डिंग वर्क्स में, ए एवं बी दोनों में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, अदर्स रिगार्डिंग वर्क्स में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा है कि राज्य को व्यक्ति के किन कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। इसके लिए जेएस मिल का फॉर्मूला है कि जितने भी कार्य व्यक्ति करता है उसको दो भागों में बांट लीजिए। कुछ काम ऐसे होंगे जो सेल्फ रिगार्डिंग है, खुद से संबंधित हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति पर केवल खुद पे पड़ता है, तो ऐसे कार्य में राज्यों को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको व्यक्ति करता है लेकिन उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, बाकी लोगों पर भी पड़ता है, तो ऐसे मामलों में व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने की, सीमित करने की, मर्यादित करने की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी ठीक हुआ। नारीवाद की लोकप्रिय पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इसमें ऑप्शन डी सही है, कैट मिलिट की ये किताब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिसमैच्ड है? न्यू ह्यूमनिज्म, एम एन रॉय, ठीक बात है। संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। लोकतांत्रिक समाजवाद पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ है। दार्शनिक अराजकतावाद, ये जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से, तो यही ऑप्शन गलत है इसमें। सरदार पटेल को बेसिकली हम एक तो
पहले गृह मंत्री के रूप में, और उसके अलावा जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए जानते हैं। इनके सचिव थे वीपी मेनन। उन्होंने 1956 में एक किताब लिखी थी द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी जिस क्रम में ये विचार आए हैं उसी क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, सिस्टमाइज करना है। व्यक्तिवाद, लिबर्टेरियनिज्म, मार्क्सिज्म और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले आया था व्यक्तिवाद। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जे.एस. मिल ये इसके समर्थकों में से थे। इच्छा स्वातंत्रवाद, ये मानिएगा कि ये 1960 के बाद का विचार है, जिसमें हेयक, बर्लिन, नोजिक ये सब जुड़े हुए हैं। और मार्क्सवाद, 1818 में मार्क्स पैदा हुआ था, 1883 में उसकी मृत्यु हुई, तो इस दौरान का विचार है। गुट निरपेक्षता 1961 का विचार है। तो ये हुआ इनका क्रम। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? जर्मन आइडियोलॉजी, गोथा प्रोग्राम, होली फैमिली, साइंस ऑफ लॉजिक। तो इसमें जो ऑप्शन डी है साइंस ऑफ लॉजिक, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से माओ का कथन नहीं है। माओ ज़ेडोंग, जिसे हम माओ त्से तुंग के नाम से जानते हैं, तो इसने कुछ स्टेटमेंट्स बोले हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। देखते हैं कौन से नहीं है। राजनीति शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो ये भी ठीक बात है। उसने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्रांति एक रात्रि भोज नहीं है, ये भी ठीक है। उसने सतत क्रांति की बात की थी। परमाणु बम वास्तविक शेर है। और परिश्रम के 3 वर्ष, खुशी के 10,000 वर्ष। तो इसमें डी भी सही है। उसने परमाणु बम को पेपर्स टाइगर कहा था, रियल टाइगर नहीं बोला था, बल्कि कहा था कि ये केवल कागज का शेर है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कन्फेशंस, इमाइली और रेवरीज, पॉलिटिकल मैन, उपरोक्त में से कौन सी पुस्तकें रूसो की हैं? तो ये ऊपर की 3 जो किताबें हैं, कन्फेशंस, इमाइल, रेवरीज, ये तीनों रूसो ने लिखी हैं। इसके अलावा 1762 में उसने एक और किताब लिखी थी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिटिकल मैन की जहाँ तक बात है तो ये सीमोर मार्टिन लिप्सेट की किताब है, पॉलिटिकल मैन दी सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये करके इसका पूरा टाइटल था। मैकियावेली के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये देखेंगे। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, साध्य ही साधनों का औचित्य है। राजा को राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार की चिंता करनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की नहीं। सभी व्यक्तियों की निजी संपत्ति को हड़प लेना चाहिए। तो इसमें एक तो ऑप्शन ए सही है और बी सही है, यानी कि ए एवं बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। निजी संपत्ति को हड़पने के वो बहुत खिलाफ था। उसका एक स्टेटमेंट ऊपर भी हमने पढ़ा है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता जिसने उसकी संपत्ति छीनी हो। इसलिए वो शासक को सख्त निर्देश देता है कि ऐसी कोशिश ना करे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हेजेमनी, बहुलवाद, अल्प राज्य यानी मिनिमम स्टेट, और लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो हेजेमनी का जो विचार है वो ग्रामसी से जुड़ा हुआ है। ग्रामसी भी इटली के विचारक हैं। बहुलवाद लॉस्की से जुड़ा हुआ है। मिनिमम स्टेट की बात जुड़ी हुई है रॉबर्ट नोजिक से। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ये वहाँ का जो राजनीतिक दल है सोवियत संघ का, उससे संबंधित एक शब्द है, एक कंसेप्ट है, ये लेनिन का है। ये क्वेश्चन एक एक लाइन में भी पूछे जा सकते हैं कि ये विचार किसका है, ये कंसेप्ट किसका है, आप लोग याद रखिएगा। लिबरलिज्म को परिभाषित किया जा सकता है प्रतिबंधों की व्यवस्था के रूप में, पूंजीवाद के राजनीतिक संस्करण के रूप में, राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था के रूप में, उपरोक्त सभी के रूप में। तो हम इसको पूंजीवाद का राजनीतिक संस्करण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित किया जा सकता है। मनमानी करने की छूट, युक्त निर्बंधनों के साथ कार्य करने की छूट, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला जहाँ तक विकल्प है वो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। जो दूसरा वाला है युक्त यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ कार्य करने की छूट ही सकारात्मक स्वतंत्रता की सही परिभाषा है। आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर कंसर्न्ड विद, लिबरलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, मार्क्सवाद या समाजवाद के साथ जुड़े हुए हैं, स्वेच्छा तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उपरोक्त में से सभी के साथ। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। समाजवाद या मार्क्सवाद का जो मूल उद्देश्य है वो आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, इंडिविजुअल लिबर्टी, मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? लिबरलिज्म से, मार्क्सिज्म से, फासिज्म से या नाजिज्म से?
तो इसमें ऑप्शन ए सही है। लिबरलिज्म के केंद्र में हमेशा व्यक्ति स्वातंत्र यानी इंडिविजुअल लिबर्टी रहती है, जबकि समाजवाद के केंद्र में क्या रहता है, इक्वेलिटी रहती है। राजनीतिक समानता के विषय में निम्नलिखित पक्षों पर विचार कीजिए। महिला मताधिकार, नागरिकों अधिकारों की सभी को उपलब्धता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को संगठन बनाने की समान स्वतंत्रता। उपरोक्त में से कौन सी बातें राजनीतिक समानता से संबद्ध हैं? तो महिला मताधिकार बिल्कुल राजनीतिक समानता से संबद्ध है। नागरिक अधिकारों की सभी को उपलब्धता बिना किसी भेदभाव के, ये भी है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी है। और सभी को संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी राजनीतिक समानता का आवश्यक हिस्सा है। इसलिए इसमें चारों ही ऑप्शन ठीक होंगे। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए ठीक होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी को पोषित करने वाले विचारक हैं J.S. मिल, ठीक बात है। आइजिया बर्लिन, ये भी ठीक हैं। जर्मी बेंथम भी ठीक हैं। एडम स्मिथ भी ठीक हैं। जॉन रॉल्स इसमें शामिल नहीं हैं। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए ठीक होगा। आइजिया बर्लिन ने तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में अंतर करते हुए एक निबंध भी लिखा था, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आ गई ये पुस्तक, तो ये किसने लिखी है? आइजिया बर्लिन ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक अधिकार हैं, पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं? मतदान का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार और विरोध करने का अधिकार। आपको मालूम होगा इसमें ये चारों ही जो अधिकार हैं ये राजनीतिक अधिकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी ठीक होगा। 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेयक की है? F.A. हेयक। तो इसमें ऑप्शन सही है 38 का ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। हेयक की किताब है। फिलोसॉफी ऑफ राइट, ये हीगल की किताब है। द मॉडर्न स्टेट, ये मैकाइवर की किताब है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच्ड नहीं है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974, रॉबर्ट नॉजिक, ये ठीक है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये मिल्टन फ्रीडमैन की है, ये भी ठीक है। होली फैमिली, मार्क्स एवं एंजल्स ने लिखी है, ये भी ठीक है। ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, थॉमस एल ग्रीन, ये गलत मिला हुआ है। ये किताब है J.S. मिल की 1869 की। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक होगा। एक विमीय मानव, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1 डायमेंशनल मैन का कंसेप्ट किसका है? तो ये हर्बर्ट मार्क्यूजे का है। वो ये तर्क देता है कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो मीडिया है, संचार के साधन हैं, उन पर पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका उतना नियंत्रण हो गया है कि वो एक पक्षीय खबरें ही दिखाता है। इसलिए जो मानव का व्यक्तित्व है वो भी 1 डायमेंशनल हो गया है। वो एक तरफ की ही सोच रखता है, एक तरफा ही सोचता है। उसके दिमाग के जो बाकी पहलू हैं, बाकी एस्पेक्ट हैं, बाकी डायमेंशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बंद से हो गए हैं। उदारवादी विचार परंपरा के ऐतिहासिक उद्भव के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी। उदारवादी विचार परंपरा का जन्म आधुनिक युग में व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है, ये ठीक बात है। सर्वप्रथम जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर सत्ता को सीमित करना चाहते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। जॉन लॉक को उदारवादी विचार परंपरा का पिता कहा जाता है, ये भी ठीक है। यह लेसेस फेयर, खुला छोड़ दो की नीति का समर्थन करता है। तो इसमें चारों ही विकल्प एकदम ठीक हैं, यानी कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। तो गलत कथन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ठीक होगा। उदारवादी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बेंथम, मिल, एडम स्मिथ, T.H. ग्रीन, प्लेटो, लेनिन। उपरोक्त में से उदारवाद के समर्थक विचारक कौन से हैं? तो बेंथम, J.S. मिल, एडम स्मिथ, T.H. ग्रीन, ये उदारवाद के समर्थक हैं। प्लेटो और लेनिन, ये दोनों उदारवाद के समर्थक नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, किससे संबंधित है? अराजकतावाद एक अननेसेसरी इविल कहता है, व्यक्तिवाद नेसेसरी इविल कहता है, दार्शनिक अराजकतावाद भी राज्य के पक्ष में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हुआ। सोशलिज्म यानी समाजवाद राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, राज्य का नियंत्रण और सोशल जस्टिस।
उपरोक्त में से समाजवादी विचार परंपरा से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। तो समाजवादी व्यवस्था में प्लान्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट रहता है, आपने यूएसएसआर में देखा होगा। आर्थिक समानता पर इनका विशेष बल रहता है, राज्य से नियंत्रित रहती हैं चीज़ें, और सोशल जस्टिस की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सी एकदम से इसका सही विकल्प है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसकी किताब है? तो ये थॉमस हेलग्रीन की किताब है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, यह विचार किससे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण विचार है कार्ल मार्क्स का। इसमें ये आशय निहित है, बेसिकली कार्ल मार्क्स ये मानता है, ये कहता है कि पूंजीवाद में प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो बड़े पूंजीपति होते हैं वो छोटे पूंजीपतियों को हड़प जाते हैं, उनको निगल जाते हैं, इसलिए पूंजीपतियों की संख्या कम से कमतर होती जाती है, और जो छोटे पूंजीपति थे कल तक वो भी श्रमिक वर्ग में शामिल होते जाते हैं। तो यही इससे जुड़ा हुआ है कि जो पूंजीवाद है वो अपनी कब्र स्वयं खोदता है। मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि किस विषय में प्राप्त की थी? ऑप्शन बी सही है, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसफी ऑफ डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, साम्यवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से तत्व साम्यवाद के हैं ये बताइए। वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज, तो एक तो ये साम्यवाद का तत्व है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये भी साम्यवाद का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो दोनों नीचे कॉन्सेप्ट हैं ये साम्यवाद के नहीं हैं, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक होगा। लेकिन हम तीसरे वाले को पढ़ते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोशलिज्म का है, तो दोनों में अंतर आप लोग कर लीजिएगा। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड शब्द आए तो वो होगा साम्यवाद का। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क ये होगा समाजवाद का कॉन्सेप्ट। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित डायलेक्टिक मेथड के अनुसार कौन से सही हैं? तो मार्क्स का जो भौतिकवाद है, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म है, उसके 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? संख्यात्मक चीज़ों में गुणात्मक एवं गुणात्मक चीज़ों में संख्यात्मक परिवर्तन। विरोधों की एकता का नियम, लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, और निषेध का निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन, यानी उपरोक्त तीनों जो हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी ठीक होगा। राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में आया था उसमें ये लिखा गया था। सोशलिज्म इन शॉर्ट इज लाइक ए हैट विच हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। ये किसने कहा था? समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसकी आकृति विकृत हो चुकी है क्योंकि उसे प्रत्येक कोई पहनता है, तो ये कहा था CEM जॉर्ज ने। समाजवाद गिरगिट जैसा धर्म है, ये कहा था रैमजी म्योर ने। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किताब है रॉबर्ट ए डेहल की, ऑप्शन ए ठीक होगा। कौन सा तत्व अथॉरिटी को शक्ति से अलग करता है? यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अथॉरिटी को पावर से डिफ्रेंशिएट करती है? व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता, तो ये दोनों का ही अंग है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लेने की क्षमता, ये भी दोनों में ही होती है। वैधता, लेजिटिमेसी ही वो चीज़ है जो पावर को अथॉरिटी से अलग कर देती है, यानी पावर के साथ जब लेजिटिमेसी जुड़ जाती है तब वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अथॉरिटी का फॉर्मूला हुआ पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। अब आप समझे होंगे। गांधी, सुभाष, नेल्सन मंडेला, अन्ना हजारे उदाहरण कहे जा सकते हैं लीगल अथॉरिटी का, ट्रेडिशनल अथॉरिटी का या करिश्मेटिक अथॉरिटी का। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, ये करिश्मेटिक अथॉरिटी का है। ये अथॉरिटी का जो डिवीज़न है वो बेसिकली मैक्स वेबर से संबंधित है। उसने 3 प्रकार की सत्ता की बात की थी, एक तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा लीगल या रेशनल अथॉरिटी जिसका बेस्ट एग्जांपल उसने ब्यूरोक्रेसी को माना था, और तीसरा था करिश्मेटिक लीडरशिप, यानी ऐसे लीडर जिनके व्यक्तित्व में करिश्मा का अंग तत्व पाया जाता है जो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा संख्या को प्रभावित कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी और हिटलर वगैरह थे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पावर एलिट, ये सी राइट मिल्स की किताब है, ठीक है। गीटानो मोस्का, द रूलिंग क्लास, ये भी ठीक है। परंपरागत सत्ता, तो ये परंपरागत सत्ता का जो विचार है ये है मैक्स वेबर का।
तो इसमें ऑप्शन सी गलत मिला हुआ है। हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये मार्क्स का विचार है, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक हुआ। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी 1956 की किताब है, ये रॉबर्ट ए डेहल की किताब है। सुमेलित नहीं है, कौन सा मिसमैच्ड है? विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन दरिद्र से जुड़ा हुआ है, स्वराज गांधी से जुड़ा हुआ है, गिल्ड समाजवाद नेहरू से जुड़ा हुआ है, हिंदू राष्ट्रवाद ये सावरकर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गिल्ड समाजवाद GDH कोल से जुड़ा हुआ है। मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत किस देश के अनुभव पर आधारित है? तो ये इंग्लैंड के अनुभव पर आधारित है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मार्शल के विचारानुसार अधिकारों के उद्भव का क्रम है, यानी कौन से अधिकार पहले मतलब उद्भव हुए और किनका बाद में हुआ। तो 59 का ऑप्शन बी सही है, यानी सबसे पहले सिविल राइट्स आए, फिर पॉलिटिकल राइट्स आए और फिर सोशल राइट्स आए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, क्वेश्चन नंबर 60। लॉर्ड बेवरिज की 1942-43 की रिपोर्ट, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य के उद्भव एवं विकास में मील का पत्थर माना जाता है, इसमें 5 बीमारियों या 5 बुराइयों को बनाया गया था। सही विकल्प चुनिए कौन कौन सी थी। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। तो इसमें कौन कौन से थे? वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट में ये माना गया था कि इन 5 बुराइयों को दूर करना राज्य का प्रमुख दायित्व है, और जैसे ही राज्य ने इन कामों को अपने हाथ में लिया तो वह पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये क्विज पूरी होती है। आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं ये भी लिखिएगा। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके उस पर ऑल लिखा हुआ आएगा ऊपर, उसको टिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वीडियो को शेयर करने में जो टाइम लगता है वो बच सके। धन्यवाद, नमस्कार।